दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी जवान और मजबूर लड़की निदा की, जिसे शादी की पहली रात ही तलाक हो गई। शादी की पहली रात, जब हर लड़की अपनी नई जिंदगी के ख्वाब आंखों में सजाए बैठी होती है, तब किसे गुमान होता है कि उसकी दुनिया एक ही रात में उजड़ जाएगी। निदा को तलाक के नाम पर वह तोहफा मिला जो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। उसके शौहर ने उस पर बदकारी का इल्जाम लगाकर ना सिर्फ उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया, बल्कि उसकी इज्जत, उसका मान, उसकी पहचान, सब कुछ लम्हों में रौंद डाला। निदा चिल्लाती रही, कस्में खाती रही, अपनी पाकीज़गी की दुहाइयां देती रही, मगर फिर ऐसा कुछ हुआ जो ना सिर्फ निदा को झूठा साबित कर गया, बल्कि उसका शौहर सबके सामने सच का मसीहा बनकर उभरा। उस रात की चीखें, वह बेबसी भरी नजरें, सब कुछ जैसे एक खौफनाक ख्वाब बनकर रह गया। आखिर वह कौन सा राज था जो निदा को बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार साबित कर गया? क्या यह सब एक सोची समझी साजिश थी या किस्मत का बेरहम फैसला? वह लड़की जिसकी मुस्कान में फूलों की महक थी, वह अगली सुबह तलाक का तौक गले में डाले सर झुकाए अपने माँ बाप के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। यह कहानी सिर्फ निदा की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जो अपनी इज्जत, अपना ख्वाब और अपनी उम्मीदें लेकर ससुराल जाती है, लेकिन किस्मत उसे वह जख्म दे जाती है जिसका कोई मरहम नहीं। तो आइए सुनिए निदा की कहानी और जाने आखिर शादी की पहली रात ही उसकी दुनिया क्यों उजड़ गई। निदा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। उसके घर में उसकी भाभी थी, जो उस पर हर लम्हा अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहती थी, और उसका भाई फिराज, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और अपनी बहन को देखकर जीता था। निदा बहुत खुशकिस्मत थी कि उसे इतना मोहब्बत करने वाला भाई और जान न्यौछावर करने वाली भाभी मिली है। निदा छोटी सी थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया। उसके भाई फिरा ने ही उसे बहुत प्यार और लाड से पाला था, और फिर जब उसकी भाभी उस घर में ब्याह कराई, तो उसने भी उसे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखा। उसने निदा को अपनी ननद नहीं समझा, बल्कि अपनी बेटी की तरह समझा। निदा भी अपनी भाभी से बहुत अकीदत रखती थी। उसकी जरा सी पुकार पर लपक कर उसके पास जाती और उसका हुक्म बजा लाती। इस मामले में निदा बहुत खुशकिस्मत थी, लेकिन किसे पता था कि उसकी किस्मत ऐसा पलटा खा जाएगी कि निदा सारी उम्र के लिए बदनाम होकर रह जाएगी और अपने भाई की मोहब्बत को खो देगी, बल्कि उसकी नफरत और बेअतबारी का शिकार हो जाएगी। निदा जब 18 बरस की हुई, तो उसकी भाभी ने एक दिन बातों ही बातों में उसके भाई से उसकी शादी का जिक्र छेड़ दिया और कहने लगी, फिराज, अब हमें निदा की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वह 18 बरस की हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि अब वह अपने घर बार की हो जाए, क्योंकि यही मुनासिब उम्र होती है जब लड़कियां अपना घर बसा लेती हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं। अपनी बीवी की बात सुनकर निदा का भाई बोला, अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि निदा इतनी बड़ी हो गई है। तुमने तवज्जो दिलाई तो मुझे एहसास हुआ, वाकई उसकी उम्र शादी की हो चुकी है। ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगता है वह करो। उसके लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता ढूंढो। मैं जल्द इसका निकाह करके इसे रुखसत कर दूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि वह इसके लिए आसानियां पैदा करें। निदा के भाई ने अपनी बीवी को खुले दिल से इजाजत दे दी। यूं उसकी भाभी ने इधर उधर रिश्ता देखना शुरू कर दिया। उसने एक रिश्ते करवाने वाली को भी निदा के रिश्ते के बारे में बता रखा था और कहा था कि हमने निदा को बहुत लाड प्यार से पाला है, उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए बेहतर यही है कि उसका रिश्ता किसी ऐसे घराने में किया जाए जो उसकी कदरदान हो, उसकी इज्जत करें और उससे मोहब्बत करें। रिश्ते करवाने वाली ने पूरी तसल्ली दी और कहा, आप फिक्र मत करें, मैं कोई ऐसा रिश्ता ही लेकर आऊंगी जो निदा के शयान शान होगा और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। यह सुनकर निदा की भाभी भी मुतमीन हो गई कि यकीनन अब कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, और फिर जल्द ही रिश्ता करवाने वाली एक रिश्ता लेकर आई। वो लड़का अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनें थीं और वह सबका लाडला था। उन्हें भी कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी हो, घर को संभालने वाली हो और अपने ससुराल को अपनेपन से भर दे। निदा की भाभी को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़के का अपना कारोबार था। वह खुद मेहनती और खुददार था और देखने में भी बहुत खूबसूरत था। उसने अपने शौहर से बात की तो लड़के और उसकी फैमिली के बारे में तफसील जानकर फराज भी खुश हो गया और कहने लगा, रिश्ता तो बहुत मुनासिब लग रहा है। ऐसा करो, उन्हें किसी वक्त चाय पर बुला लो, मिल बैठकर बातचीत करते हैं
अल्लाह बेहतर करेगा। अगर किस्मत में यह रिश्ता हुआ तो तय हो जाएगा। यूं लड़के वालों को घर बुलवा लिया गया। जब वह लोग आए तो उन्हें निदा बेहद पसंद आई और निदा के भाई और भाभी को भी वह फैमिली बहुत पसंद आई। पहली ही मुलाकात में रिश्ता फाइनल हो गया और हर कोई खुशी से झूम उठा। मंगनी के बाद फौरन ही निकाह की तैयारी शुरू कर दी गई। क्योंकि यह बात पहले से तय थी कि शादी जल्द होगी, इसलिए 1 महीने बाद की तारीख रख दी गई। निदा उन दिनों बहुत खुश थी, जैसे उसकी सारी दुआएं पूरी हो गई हों। वह हवाओं में उड़ती फिरती थी। उसकी भाभी ने उसके लिए हर लिहाज से मुकम्मल रिश्ता ढूंढा था और इस बात के लिए वह अपनी भाभी की बेहद शुक्रगुजार थी। सना भाभी उसे देखकर खुश होती और उसकी बलाएं लेती ना थकती, जबकि उसके भाई ने भी उसकी शादी के इंतजामात में किसी किस्म की कोई कमी रहने ना दी थी। निदा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। उसके भाई ने उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की थी। दुल्हन बनकर निदा के ऊपर जैसे जादू सा छा गया था। हर कोई उसे देखता तो नजरें ना हटा पाता। महफिल में उसके हुस्न और शराफत के चर्चे हो रहे थे, जबकि लड़का भी बेहद खूबसूरत लग रहा था और उन दोनों की जोड़ी को चांद सूरज की जोड़ी कहा जा रहा था। सबकी नजरों में वे दोनों एक दूजे के लिए बने थे। लेकिन किसे मालूम था कि इन खुशियों पर अपनों की नजर लग जाएगी। निदा के मामले में भी कुछ वैसा ही हुआ। ना जाने उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। रुखसती के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो वहां उसका इस्तकबाल बड़े ही प्यार और लाड से किया गया और निदा ने भी नई जिंदगी की शुरुआत बड़ी खूबसूरती से की। वह और उसका शौहर दोनों मिलकर हर लम्हा एक नई दुनिया बसाने में लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अभी शादी को मुश्किल से 1 हफ्ता ही गुजरा था कि अचानक निदा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगातार उल्टियां हो रही। जावेद परेशान हो गया और बोला, यकीनन तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। निदा जो सुबह से ही निढाल पड़ी थी, फौरन जाने को तैयार हो गई, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। जावेद उसे एक नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर कुछ टेस्ट्स करवाए, लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो जैसे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। निदा 3 महीने की हामिला निकली। यह सुनकर दोनों मियाँ बीवी सकते में आ गए। जावेद ने हैरत और गुस्से से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, जरूर कोई गलती हुई है। हमारी शादी को तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, फिर यह कैसे मुमकिन है? डॉक्टर ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं वही बता रहा हूँ जो रिपोर्ट्स कह रही हैं। आपकी बीवी हामिला है और बच्चा 3 महीने का है। यह सुनकर निदा का चेहरा पीला पड़ गया। वह फटी फटी निगाहों से कभी डॉक्टर को देखती, कभी रिपोर्ट्स को। जावेद उसे बगैर कुछ कहे घर ले आया। कमरे में पहुंचते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ निदा के चेहरे पर दे मारा और चीख कर कहा, आखिर यह किसका गुनाह है? तुम किसका बच्चा लेकर मेरे घर चली आई हो? निदा फूट फूट कर रोने लगी और कांपते हुए बोली, नहीं नहीं, खुदा की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ। यकीनन कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैंने तो आज तक किसी गैर मर्द से नजरें तक नहीं मिलाई। मैं बदकिरदार नहीं हूँ, अल्लाह गवाह है मेरा। मगर जावेद पर जैसे अंधेरा सा छा गया था। उसने निदा की कोई बात सुने बगैर उसे बेरहमी से धक्के दिए, थप्पड़ मारे और तलाक देकर घर से निकाल दिया। उजड़ी हुई टूटी हुई हालत में निदा अपने मायके वापस लौटी। दरवाजा खुलते ही भाई और भाभी ने उसे देखा तो उनके दिलों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। फराज फौरन आगे बढ़ा, उसकी हालत देखकर बदहवास हो गया और कांपती आवाज में बोला, निदा क्या हुआ? मेरी बहन इस हालत में क्यों लौटी हो? सब खैरियत है ना? निदा लड़खड़ाते कदमों से भाई के सीने से लग गई और दर्द से डूबी आवाज में बस इतना कह सकी, भाई सब खत्म हो गया, उसने सब कुछ तबाह कर दिया। इतना कहते ही उसकी सांसें जैसे थम गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कई घंटे बाद जब निदा को होश आया तो सामने भाई और भाभी के फिक्रमंद चेहरे देखे। उन्हें देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। बिखरे हुए अल्फाजों में उसने पूरा माजरा सुनाया, सब कुछ सच सच बयान कर दिया। फराज और सना हैरत और सदमे में डूब गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि निदा जैसी शरीफ पाकबाज लड़की पर ऐसा संगीन इल्जाम लगा दिया गया था। तभी फराज ने जोश में आकर कहा, निदा घबराओ नहीं, मैं अलग अलग अस्पतालों से तुम्हारी रिपोर्ट कराऊंगा। मुझे अपनी बहन पर यकीन है, जरूर कहीं ना कहीं कोई साजिश है। मैं सबूतों के साथ तुम्हारे शौहर के सामने खड़ा होऊंगा और तुम्हारा हक वापस लूंगा। निदा के टूटे हुए दिल में एक बार फिर से उम्मीद की एक हल्की सी लौ जली। फराज उसे ले जाकर शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में टेस्ट करवाता रहा। हर रिपोर्ट, हर डॉक्टर का नतीजा वही था। निदा 3 महीने की हामिला थी। अब फराज का चेहरा भी बदलने लगा।
उसकी आंखों में बेहिसी और गुस्सा भरने लगा। शक का जहर उसकी रगों में उतर चुका था। वह अपनी बहन को घूरते हुए चीख पड़ा, तो सच यही है। मेरा सिर झुकवा दिया। कौन है वो? किसके साथ मुंह काला किया तुम? यह कहते हुए फराज ने निदा को कंधों से झंझोर डाला। निदा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। नहीं भाई, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मगर अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई ना था। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। निदा बिलक बिलक कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उसके भाई फराज की आंखों के सामने सब कुछ साफ था। वह जान चुका था कि निदा गलत है, इसीलिए उसने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। निदा तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि कुदरत उसके साथ यह कैसा मजाक कर रही है। उसके लिए सब कुछ जैसे अजनबी हो गया था। वो बौखलाई सी इधर उधर भटक रही। वक्त यूं ही खामोशी से गुजरता रहा। उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ चुके थे। फराज ने नजरें फेर ली थीं, और उसकी भाभी सना भी अब महज जरूरत पड़ने पर ही उससे बात करती। निदा इस घर में बिल्कुल तन्हा हो गई थी। ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बंद रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। उसकी जहनी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह हामिला थी, मगर उसे अपने होने वाले बच्चे की ना कोई फिक्र थी, ना ही कोई खुशी, क्योंकि वह जानती ही नहीं थी कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किस गुनाह का नतीजा है। अकेले रह रहकर उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह खुद से बातें करती, कभी बेवजह ऊंची आवाज में हंसती और कभी अचानक फूट फूट कर रोने लगती। उसके रोने की आवाजें कमरे से बाहर तक सुनाई देती। फराज के लिए यह आवाजें नफरत से भरी चोट बन चुकी थी। एक दिन तो फराज गुस्से में पागल होकर उसके कमरे में घुसा और उसे बुरी तरह मारने लगा। निदा ने खुद को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की, जैसे उसके लफ्ज उसकी आंखों से बहते आंसुओं में घुलकर कह रहे हों, मैं इसी काबिल हूँ। फराज उसे मारते मारते थक गया और जाते वक्त दहाड़ते हुए बोला, खबरदार, अगर आज के बाद इस कमरे से बाहर तुम्हारी आवाज भी सुनाई दी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। भाई चला गया, लेकिन निदा वहीं जमीन पर गिरी रोती रही। उसके जिस्म पर पड़े थप्पड़ों से ज्यादा फराज के अल्फाज ने उसके दिल को चीर कर रख दिया था। अपने जान से प्यारे भाई के बदलते हुए रवैया ने उसे तोड़ दिया था। भाई का उस पर से भरोसा उठ जाना उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया था। काश उसके पास कोई सबूत होता तो वह अपना दामन पाक साबित कर सकती, मगर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसका बच्चा किसका है। किसने उसकी बेखबरी में उसकी इज्जत को रौंद डाला था। उसकी जहनी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कई कई दिन तक वह नहाती भी नहीं थी। आईने में खुद को देखना कब का छोड़ चुकी थी। हर वक्त बस बिस्तर पर लेटी रहती, ना कुछ खाने का दिल करता, ना पीने का। उसके कमरे में अगर कोई आता था तो बस पुरानी मुलाजिमा जमीला ही उसका कमरा साफ कर देती, उसके उलझे बालों को सुलझा देती, उसे कुछ हिम्मत बंधाती और खाना पीना भी वहीं लाकर देती थी। मगर अक्सर वह खाना यूं ही पड़ा रह जाता। निदा उस खाने की तरफ देखती तक नहीं थी। जमीला कभी कभी जबरदस्ती अपने हाथों से निवाले उसके मुंह तक ले जाती, लेकिन निदा होठ भी नहीं खोलती थी। जमीला उसकी यह हालत देखकर अंदर से टूटी जाती, उसकी आंखों में आंसू भर आते और बस चुपचाप उसे देखती रहती। कई बार तो ऐसा महसूस होता जैसे जमीला उसे कुछ बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, मगर फिर चुप हो जाती। और फिर एक दिन जब उसने निदा को बिल्कुल नीम मुर्दा सी हालत में पड़ा देखा तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह खुद पर काबू न रख सकी और जोर से रोने लगी। निदा ने उसे यूं रोते हुए देखा तो तकलीफ भरी मुस्कान के साथ कहने लगी, तू क्यों रो रही है जमीला? यह तो मेरा नसीब है, मैं तो बस अपने मुकद्दर का लिखा भुगत रही हूँ। यह मेरे अपनों के दिए हुए जख्म हैं जो अब मेरे वजूद पर नक्श छोड़ गए हैं। तू इन्हें देखकर मत रो, चुप हो जा। निदा की यह बातें सुनकर जमीला और भी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी, और उसी पल जैसे अपने अंदर का तूफान तोड़ते हुए उसने एक फैसला किया। जमीला ने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहती थी, लेकिन आपके भाई फराज और भाभी सना के डर से चुप थी, डरती थी कहीं आपको घर से निकाल ना दिया जाए या फिर आपकी जान को खतरा ना हो जाए। निदा ने बेइंतहा थके हुए लहजे में कहा, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, जो कहना है कह डालो। जमीला ने कांपते हुए कहा, छोटी बीवी, यह उस वक्त की बात है जब आपकी शादी की बातें भी नहीं शुरू हुई थीं। एक रात मैं हमेशा की तरह बावर्ची खाने का काम निपटा रही थी। रात के खाने के बर्तन धोकर जैसे ही निकली, आपकी भाभी सना ने मुझसे एक गिलास दूध गर्म करने को कहा। मैंने एक गिलास दूध नियम गर्म किया और उन्हें दे दिया। उन्होंने उस दूध में कुछ मिला दिया। उस वक्त मैंने ज्यादा गौर नहीं किया कि क्या मिलाया, लेकिन फिर वो उसी गिलास को लेकर आपके कमरे की तरफ चली गई और आपको जबरदस्ती वो दूध पिला दिया। थोड़ी ही देर बाद
मैंने देखा कि आपकी भाभी का भाई जुबैर आपके कमरे में दाखिल हुआ। मुझे लगा शायद कोई काम होगा या कुछ लेने आया होगा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। उसके बाद तो जैसे यह वाकया मेरे जहन से ही मिट गया ना। मैंने आपसे कुछ पूछा, ना आपको कुछ बताया। फिर आपकी शादी की तैयारियों में सब मशगूल हो गए और उस तरफ तवज्जो ही ना रही। जब आपको हामिला होने का पता चला, उसी दिन मुझे वह रात याद आई। यकीनन आपकी भाभी ने उस दूध में कोई नशे की चीज मिलाई थी जिससे आप बेहोश हो गई और फिर आपको कुछ भी याद ना रहा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जुबैर को आपके कमरे में जाते देखा था। यकीनन वही इस सब का जिम्मेदार है और यह बच्ची भी जुबैर की ही औलाद है। जमीला की यह बातें सुनकर निदा तो जैसे साकित हो गई, वहीं दरवाजे के उस पार खड़े उसके भाई फराज पर भी जैसे बिजली गिर गई। उसने कभी सोचा भी ना था कि इस सारे वाक्य के पीछे उसकी अपनी बीवी सना का हाथ होगा, कि उसी ने अपनी ननद के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की होगी। फराज ने खुद को संभाला और हिकमते अमली से काम लेने का फैसला किया। उसने इंतजार करने की ठानी। धीरे धीरे उसका रवैया निदा से थोड़ा बदल गया। यह तब्दीली देखकर भाभी सना थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई शक जाहिर नहीं होने दिया। और फिर 9 महीने बाद जब निदा ने एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, तो उसे देखकर फराज खुद पर काबू ना रख सका। बेख्तियार वह बच्ची को अपनी गोद में उठा बैठा, फिर अपनी बीवी सना की तरफ देखकर कहा, जुबैर को बुलवा लो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। सना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, हड़बड़ाकर बोली, जुबैर का भला यहाँ क्या काम है? फराज ने ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा, तुम बस उसे फोन करो, मैं खुद उसे बताऊंगा कि क्या काम है। सना ने हिचकिचाते हुए अपने भाई जुबैर को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में जुबैर भी अस्पताल पहुंच गया। तब फराज ने बच्ची को जुबैर के हाथों में थमा दिया और नजरों में चुभते हुए कहा, मैं जानता हूँ यह बच्ची तुम्हारी है। अब इस बच्ची को गोद में लेकर तुम झूठ नहीं बोल सकोगे। वैसे भी मैंने डीएनए टेस्ट का इंतजाम कर लिया है, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी बहन के साथ मिलकर यह गंदा खेल रचाया है और मेरी बहन निदा की इज्जत को रौंदा है। अगर खुद से सच कबूल करोगे तो शायद थोड़ी नरमी बरत लूं, वरना तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। फराज के तेवर देखकर सन्ना और जुबैर दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। तभी सना आगे बढ़ी और मक्कारी से बोली, फराज, ये आप क्या कह रहे हैं? यकीनन यह सब निदा ने आपके दिमाग में भरा है। वह तो शुरू से ही आपकी तवज्जो हासिल करना चाहती थी। आपको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। फराज ने उसी सख्ती से जवाब दिया, मुझे निदा ने कुछ नहीं बताया। मेरे पास चश्मदीद गवाह मौजूद है, इसलिए बेहतर होगा कि खुद ही सच कबूल कर लो, वरना मैं अभी और इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगा। फराज के इरादे साफ और सख्त थे। निदा यह सब कुछ हैरत और तकलीफ से देख रही। तभी जुबैर ने हार मानते हुए सर झुका लिया और बुझे लहजे में कहने लगा, मेरी बहन सन्ना को निदा से नफरत थी, क्योंकि आप निदा से बहुत मोहब्बत करते थे और उससे बिना पूछे कोई भी कदम नहीं उठाते थे। आपकी तवज्जो पर निदा का हक था और सना खुद को एक कोने में महसूस करती थी। उसे निदा से हसद हो गई और उसी हसद ने उसे वह कुछ करवा लिया जो आम इंसान कभी नहीं सोच सकता। उसने मुझे भी अपने साथ मिला लिया, हालांकि मैं यह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी बहन के आंसू और उसकी सिसकियों ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी बहन ने गलत किया, उसने यह सारा मंसूबा तैयार किया था। उसने निदा को नशा देने वाली चीज दे दी और फिर खामोशी से घर का दरवाजा खोल दिया ताकि मैं आराम से निदा के कमरे में जा सकूं, और मैंने वही किया। उस रात निदा के साथ वही हुआ था और मैं खामोशी से वहां से चला गया। मैं सिर्फ निदा को बदनाम करना चाहता था ताकि मेरी बहन इस घर में खुश रह सके। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। जुबैर का एतराफ सुनकर फराज को जैसे एक सुकून सा महसूस हुआ। निदा की सना से नजरें मिलीं और वह शर्मिंदगी के साथ सिर झुकाकर खड़ी रही। फराज ने इसके बाद मामला अदालत में ले लिया। उसने अपनी बीवी और जुबैर को कड़ी सजा दिलवाई, क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। जुबैर का एतराफी बयान भी अदालत में पेश किया गया, जिसे फराज ने चुपके से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। जुबैर का डीएनए रिपोर्ट, इसके अलावा जमीला ने भी सना और जुबैर के खिलाफ गवाही दे दी थी। अंत में अदालत ने दोनों को उम्र भर की सजा और लाख रुपए का जुर्माना भरने का हुक्म दिया। तना अब जेल में बैठी हुई रोते हुए अपने शौहर से एक मुलाकात की ख्वाहिश करती है ताकि उसे माफी मांग सके, जबकि फराज ने उसे तलाक दे दिया था और अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, क्योंकि वह किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता था जिसने उसकी बहन की जिंदगी को इस तरह बर्बाद किया। दोस्तों, यह थी निदा की कहानी, जो अपनों की हसद और मक्कारियों की भेंट चढ़ गई, जिसकी जिंदगी उसके अपनों ने ही नर्क बना दी।
उम्मीद है आपको यह किस्सा पसंद आया।